दोस्तों, आज हमारे जीटी लॉग पॉडकास्ट में हम एक ऐसे शख्स का स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने अपने जुनून और मेहनत से एक लंबा सफर तय किया है। हमारे साथ हैं पावर लिफ्टर केशव बैरागी। केशव की कहानी हरियाणा के मेवात गांव से शुरू होती है। ये एक ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहां संसाधनों की बेहद कमी है, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं। अपने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से केशव ने न सिर्फ अपने गांव का नाम रोशन किया बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। केशव की यह उपलब्धि हाल ही में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों की याद दिलाती है, जहां भारत ने अपना एक बेहतर प्रदर्शन किया है। जैसे हमारे एथलीटों ने वहां देश का नाम रोशन किया, वैसे ही केशव भी पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। केशव की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप जहां कहीं से भी आए, अगर आपके पास प्रतिभा है, जुनून है और जज्बा है और आप कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं, तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। आइए जानते हैं केशव के संघर्ष और सफलता की कहानी उनके मुंह से। केशव जी, जीटी लॉग में आपका स्वागत है। हमारे इस वार्तालाप में मेरे साथ देने आए हैं मेरे सहभागी ध्रुव जैन जी, और हम लोग मिलकर के इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। केशव जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपके जीवन में इस तरीके के करियर को लेकर के कैसे आपने सोचा। घर के बारे में बताइए और हम सब लोग को थोड़ा सा अपने करियर, जीवन और अपने विजन के बारे में हम लोग को अवगत कराइए। मेरा नाम केशव बैरागी है। मैं प्रोफेशनली पावर लिफ्टिंग करता हूँ और मैं प्रोफेशनली ट्रेनिंग भी देता हूँ पावर लिफ्टिंग की, एज ए फिटनेस कोच भी हूँ। तो और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मेवात डिस्ट्रिक्ट। और वहाँ पे एक छोटा सा गांव है संगेल, जिसका मैं वहाँ पे एक प्रोफेशनल एक ही एथलीट हूँ जो कि पावर लिफ्टिंग करता हूँ। मैं पूरे गांव में एक मैं ही हूँ जो पावर लिफ्टिंग प्रोफेशनली पावर लिफ्टिंग करता है। मेवात, आपने गाँव का नाम लिया है, म- हरियाणा जी। राज्य में है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे राज्य हरियाणा में हम देखते हैं जितने भी इस तरह के खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं, वो हरियाणा एज़ ए स्टेट से बहुत निकलते हैं। ऐसा क्या वहाँ की मिट्टी में ख़ासियत है कि इतने सारे हमारे भारतवर्ष से जो एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, वहाँ से निकलते हैं और वो ख़ासकर जो रेसलिंग, पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग, इन सब एरिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मोस्टली आपने देखा ही होगा, हरियाणा एक तो कल्चर वाइज भी वो स्पोर्ट्स में ही है पूरा। हुँ, और मैं भी जैसे स्कूल जाता था, मेरे को भी ये था शौक कि कुश्ती करें हम। मोस्टली हरियाणा में दंगल वगैरह ही होते हैं। अच्छा। तो मैंने भी जब मैं 6th क्लास में था, तो 6 टू 10th मैंने भी कुश्ती करी थी। हुँ, पहले मैं स्कूल स्कूल से ट्यूशन जाता था, ट्यूशन के बाद मैं 2 घंटे अखाड़े में देता था। तो वही है कि एक तो देख-देख के जो सोशल नेटवर्किंग पे चल रहा है, हुँ, या हमारे स्पोर्ट्स को लेके एक ये प्लेयर को लेके कि आज हमारे हरियाणा से ये गया, आज हमारे हरियाणा से वो गए, तो उसको देख-देख के उन लोगों से इंस्पायर होके नंबर ऑफ एथलीट्स वो बढ़ते जाते हैं। हुँ, वो उनसे इंस्पायर होते हैं। मैं भी इंस्पायर हुआ था मुकेश गहलोत जी से। हुँ, मैं उनकी वीडियोज़ देखता था। मेरे को ये था, पहले ये था कि आर्मी में जाना है, तो मैं रनिंग करता था। फिर मेरा स्विच हुआ, मैं नोएडा आया तो मैंने यहाँ का प्रोफ़ेशनल देखा कि प्रोफ़ेशनली क्या है। तो मैं मुकेश जी को देख के इंस्पायर हुआ था कि मेरे को भी पावर लिफ्टर बनना है। तो ऐसे ये हरियाणा से यही है कि कल्चर, एक तो कल्चर ऐसा है हुँ, कि उनका कि वो इंस्पिरेशन बहुत, मतलब डेडिकेशन के साथ चलते हैं वो बहुत। हुँ, हुँ। अगर किसी को ठान लिया ना मन में, तो वो गिव अप नहीं करते। ये है कि अगर सोच लिया ना करना है, तो करना ही है। मेरे को भी ये था कि मेरे को प्रोफ़ेशनली पावर लिफ्टिंग करनी है तो करनी है। मेरी लाइफ़ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, बट मैंने गिव अप नहीं किया। मुझे ये था कि मेरे को एक दिन 300 किलो लिफ्ट करना है, तो मुझे करना ही करना था। तो भाई थोड़ा विस्तार से बताइए, हाँ। मतलब जैसे प्रोफ़ेशनली पावर लिफ्टिंग करनी है, हुँ। ये अपने आप में एक आसान स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा। मतलब इन जनरल जो बच्चे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। अच्छा हमारे ऐसे। ये मैं एक वैसे गाँव के हिसाब से भी बता रहा हूँ जहाँ हाँ, हाँ। पर शायद इतनी शिक्षा का या स्तर इतना अच्छा नहीं है। फिर हाँ, भी लोगों को ये पता है कि वो पढ़ करके अपने भविष्य को हाँ। बना सकते हैं। बट ऐसा क्या है उस जगह में या उस स्टेट में जहाँ पे लोग या बच्चे इस तरह से सोचते हैं कि हमें पावर लिफ्टर बनना है, हमने इस तरह से अपना करियर बनाना है। तो एक सोच का बदलाव जो है वो हाँ, कैसे हाँ। आता है?
ये पहला अच्छा, ऐसे। क्वेश्चन है। हाँ। जैसे कि सोच का बदलाव। हाँ, मतलब इस तरह से जो चेंज है परसेप्शन का बच्चों में, जैसे आपने बताया कि आप छठी छठी कक्षा में पढ़ रहे थे, फिर ये हुआ कि वहाँ पे दंगल में जाना और फिर इस तरीके से अपने करियर के हिसाब से सोचना कि हमें पावर लिफ्टिंग करनी है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि आसपास हाँ, अगर वैसा ही माहौल है तो वो अपने आप सोच वैसी बन जाती है। बट इन जनरल पावर लिफ्टिंग ही करनी है आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस, ये कैसे सोचा आपने? वो इंस्पायर होके ओके। मैं जैसे इंटरनेट पे वीडियोस देखता था। हुँ, मेरे को पहले ये था कि आर्मी में जाना है, तो हुँ, जैसे देखते गए तो ऐसे ही जैसे वीडियोस आती है, मैं उनसे इंस्पायर हुआ। मैंने देखा कि यार एक इतना कॉमन मैन इतना वेट कैसे लिफ्ट कर सकता है, हुँ, कि एक नॉर्मल बंदा, मैं भी वही खाता हूँ, वो भी वही खाता है, तो वो कैसे लिफ्ट कर सकता है? अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हुँ, हुँ, तो वही है एक प्रैक्टिस, कि आप अच्छी प्रैक्टिस करो, हुँ, डेडिकेशन के साथ मोटिवेट रहो, और अपना एक जो गोल है उसको नहीं भूलना होता। हुँ, अब कोई भी स्पोर्ट्समैन, कोई भी हो, कोई भी एथलीट हो, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, अगर उसके मन में एक टारगेट है कि उसको अचीव करना ही करना है, हुँ, तो वो उसके पीछे जी जान लगा के बिल्कुल एकदम अपनी मेहनत से, बिल्कुल ताबड़तोड़ मेहनत से उसके पीछे लग जाता है। हुँ, तो सबसे आसान तरीका तो ये है कि अगर आप किसी भी अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करो, डेडिकेशन दिखाओ उसके प्रति। उसको हुँ, लेके एकदम डेडिकेट हो जाओ कि मुझे ये करना है तो करना ही है। लाइफ में सबके प्रॉब्लम आती है, कि अभी किसी को पैसों की प्रॉब्लम आती है, किसी को घर हुँ, से फैमिली प्रॉब्लम होती है, घर फैमिली का प्रेशर होता है, घर में कि सबसे छोटा बच्चा है, कैसे हुँ, करेगा? और उसमें ऑप्शन कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसमें सबसे ज़्यादा इंजरीज़ का चांस होते हैं। तो हुँ, घरवाले बोलते हैं कि नहीं, अगर आप पावर लिफ्टिंग करोगे, तो आपकी लोअर बैक चली जाएगी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हुँ, तो उन सबको नज़रअंदाज करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है, हुँ, सही तरीके से। हुँ, ये जैसे आपने बताया पावर लिफ्टिंग आप करते हैं, हुँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे अभी, हुँ। जिनको शायद पावर लिफ्टिंग का मतलब नहीं पता होगा। तो मे बी आप पहले ये भी बताएं कि पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में अंतर क्या होता है? जो पावर लिफ्टिंग होता है वो स्क्वाट्स, वेटेड स्क्वाट्स और बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट को, तीनों को मिला के टोटल जो भी वेट निकलता है हमारा, उससे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकलता है। हुँ, और जो वेट लिफ्टिंग होता है वो एक अलग स्पोर्ट्स है, पावर लिफ्टिंग अलग स्पोर्ट्स है। वेट लिफ्टिंग में हमें क्लीन एंड जर्क करना होता है, क्लीन एंड प्रेस करना होता है। फिर उसका जो भी उसके ओलंपिक्स में 6 राउंड्स होते हैं, 6 राउंड देते हैं, और अगर आप वर्ल्ड के बेस पे खेलोगे, तो आपको 3 से 4 राउंड दिए जाते हैं, और अगर आप हुँ, इंडिया के लेवल पे खेलोगे, तो आपको 3 राउंड दिए जाते हैं। हुँ, तो दोनों में फ़र्क है। वेट लिफ्टिंग में क्लीन एंड जर्क, क्लीन एंड प्रेस होता है। पावर लिफ्टिंग में, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, उसमें 3 राउंड दिए जाते हैं। अगर आप वर्ल्ड के बेस पे जाओगे, तो आपको 4 राउंड दिए जाएँगे। तो स्ट्रॉन्ग मैन, जो कि वर्ल्ड के बेस पे स्ट्रॉन्ग मैन टाइटल के लिए हम कम्पीट करते हैं, हुँ, तो वहाँ पे 5 राउंड दिए जाते हैं हमें। तो दोनों का अलग है। वेट लिफ्टिंग जो हमारा स्क्वाट्स होता है, वो हमें कंधे पे वेट रख के हुँ, नीचे लेके बैठना होता है, 120 डिग्री से 90 डिग्री के एंगल पे, फिर हमें खड़ा होना होता है। हुँ, हुँ, जो भी हमारा एक एक बॉडी की कैपेसिटी होती है वेट लिफ्ट करने की, उसको। फिर उसके बाद सेकंड जो हमारा अटेम्प्ट होता है, सेकंड, वो होता है हमारा बेंच प्रेस। बेंच प्रेस, हमें चेस्ट प्रेस मोस्टली जो जिम में बोलते हैं कि बेंच प्रेस, तो हमारा वही सेम बेंच प्रेस होता है। उसमें हमारी मैक्सिमम पावर को हम हिट करते हैं। फिर उसके बाद डेडलिफ्ट होता है। डेडलिफ्ट हमें ज़मीन से पुल करके हमारी बॉडी को स्ट्रेट करना होता है। जहाँ हमारे घुटने, हमारे लोअर बैक और हमारे शोल्डर, तीनों चीज़ लॉक हो जाएँगी, तब वो लिफ्ट पास होती है। तो वो वहाँ पे भी हम अपना मैक्सिमम करते हैं। तो तीनों चीज़ों का टोटल करके फिर वहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकलता है। और वेट लिफ्टिंग में जो हमारा लास्ट अटेम्प्ट जो होता है सबसे बेस्ट, वहाँ पे सिंगल काउंट होता है। पावर लिफ्टिंग में तीनों काउंट होते हैं। तो ये डिफरेंस है पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में। आपके करियर में आपने बहुत सारी ऐसी गेम्स में कम्पीट किया होगा, हुँ। तो उस जर्नी के बारे में भी थोड़ा बताइए। किन-किन गेम्स में आपने प्रोफेशनली कम्पीट किया है? क्या टाइटल्स आपने जीते हैं? और आगे का आपका किस तरह की स्पोर्ट्स में कम्पीट कर मैं 2019 में हरियाणा स्टेट में, मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा से कम्पीट करता हूँ मैं। हुँ, तो डिस्ट्रिक्ट मेवात में पावर लिफ्टिंग होती नहीं है, तो मैं पलवल से
खेलता हूँ पलवल से या फिर फरीदाबाद से, तो वहाँ भी मेरे को अलाउ नहीं करते। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो मुझे ये आती थी, अपने आप को प्रेज़ेंट मैं कैसे करूँ? सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को अपने आप को प्रेज़ेंट करने में आती थी। हुँ, मेरे अंदर स्ट्रेंथ है बट मैं अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर पा रहा हूँ। हुँ, तो वहाँ से बोल-बोल के फिर मैंने एक बार मेरे को अलाउ कर दिया कि ठीक है, आप इतना बोल रहे हो तो आप दिखाइए कि आपके अंदर कितना दम है, कितना आप लिफ्ट कर सकते हो। हुँ, तो मैं 2019 में खेला था पलवल डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे मैंने गोल्ड स्कोर किया सब जूनियर में। हुँ, हुँ, सब जूनियर 18 साल से नीचे की एज होती है, तो वहाँ पे मैंने सब जूनियर और जूनियर दोनों में कम्पीट करा था, तो मैंने दोनों में गोल्ड स्कोर किया और उसके बाद फिर मैं स्ट्रॉन्ग मैन बना। सब जूनियर का स्ट्रॉन्ग मैन और जूनियर में गोल्ड। तो सब जो स्ट्रॉन्ग मैन होता है वो जो हमारी मैक्सिमम जो हमारा वेट होता है उसको बॉडी वेट से कैलकुलेट करके एक ना पॉइंट गूगल पे एक विल पावर लिफ्टिंग से एक साइट है, वहां पे जाके वो जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग मैन बनेगा। वो हुँ, स्ट्रॉन्ग मैन बोल दो या बेस्ट लिफ्टर बोल दीजिए, हुँ, तो एक टाइटल वो अलग से हो जाता है। फिर मेरा हरियाणा स्टेट में सिलेक्शन हुआ जो कि भिवानी था। वहाँ पे फिर मैंने दोबारा से गोल्ड स्कोर किया, तो नेशनल में सिलेक्शन हुआ। नेशनल में मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरे पास उस टाइम इतने पैसे नहीं थे। हुँ। वहाँ पे डोप के उन्होंने बोला कि केशव आपको 75,000 चेक पे करना होगा। मैंने कि इतना तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि डोप टेस्ट करने के लिए। डोप टेस्ट का, हुँ, हुँ, क्योंकि उस टाइम तो मेरे को पता भी नहीं था कि क्या स्टेरॉइड्स होता है, क्या सप्लीमेंट्स होता है। मैं नेचुरली अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहा था हुँ, उस टाइम। तो मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं सिलेक्शन में मेरा नहीं हो पाया। सिलेक्शन हो गया था बट मैं कम्पीट नहीं कर पाया। हुँ, तो उसके बाद मैं थोड़ा डिमोटिवेट भी हुआ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे करूँगा आगे? उसके बाद फिर मैंने फेडरेशन चेंज करी। फिर हुँ, मैं आईपीएफ में खेलना स्टार्ट किया। मेरे को किसी ने सलाह दी, दिल्ली से हैं हमारे एक सर राकेश सर, उन्होंने सलाह दी कि आप आईपीएफ में ट्राई करो। हुँ, वहाँ पे शायद मतलब कि लेते हैं बट कम लेते हैं। हुँ, तो मैं आईपीएफ 2019 में मैंने दोबारा मार्च में दिल्ली स्टेट का ट्रायल दिया। हरियाणा से था मैं, बट मैंने अप्रोच लगा के कि मैं दिल्ली से कम्पीट कर सकता हूँ, तो वो मैंने फिर उसके बाद मैं झारखंड गया हुँ, नेशनल में, तो वहाँ मैंने पहले तो मैं वहाँ पे वॉश आउट हो गया था, हुँ, तीनों लिफ्ट मेरी फेल हो गई थी। तो अगर हमारे फर्स्ट जो हमारा अटेम्प्ट होता है, फर्स्ट जो देते हैं, तो हुँ, अगर उसमें हमारी तीनों लिफ्ट फेल हो गई, तो आप गेम से बाहर हो जाते हैं। तो मैं गेम से बाहर हो गया था। हुँ, मैं बाहर जहाँ होटल था, मैं बैठा वहाँ पे, मैंने बहुत सोचा। मैं रो रहा था वहाँ बैठ के कि अब कैसे होगा, मैं इतनी दूर आया हूँ, इतना पैसा लगाया। पैसे मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं अपने पैसों से जा सकूँ। हुँ, मेरी मौसी हैं, मैंने मौसी से पैसे उधार लिए थे कि मुझे नेशनल जाना है ऐसे-ऐसे। हुँ, तो मौसी का लड़का भी साथ था, मेरा भाई बड़ा, आकाश नाम है उनका। तो हम दोनों खेलने गए थे, तो मेरा सारा खर्चा उन्होंने उठाया था। फिर मैंने जो दिल्ली के सेक्रेटरी थे, उनसे बोला कि सर मुझे दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना है। हुँ, फिर मैंने दोबारा सेफ अटेम्प्ट लिया कि क्योंकि उस टाइम कोच भी नहीं थे मेरा कोई, मैं खुद से प्रेप कर रहा था, खुद इतनी नॉलेज थी नहीं। हुँ, तो जितना ये था कि जैसे जिम में गए, किसी ने बोल दिया, इतने से सीख लिया और अपने आप को प्रेज़ेंट कर दिया, ये सब था। हुँ, कोई भी नॉलेज नहीं थी, कोई भी कोच नहीं था, हुँ, ना कोई एक जो जिम में ट्रेनर्स होते हैं, वो नॉर्मल सब ट्रेनर अपना जैसे किसी ने थोड़ा-सा बाइसेप्स बना लिया, हुँ, थोड़ी-सी चेस्ट बना ली, हमें भी ये हो गया, हाँ यार, हुँ, इससे पूछते हैं। तो ऐसे-ऐसे फिर वहाँ पे नेशनल में मैंने बेंच प्रेस खेला मैं, सिर्फ़ बेंच प्रेस, क्योंकि वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो गया था। स्क्वाट्स में एक तो मैं वॉश आउट हो गया, ऊपर से पता नहीं कितना अटेम्प्ट लेना होता है, कितना फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, कितना सेकंड लेना है, हुँ, फाइट कहाँ पे होती है मेडल के लिए, कुछ नहीं पता था हमें। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना 70 केजी लिया था और मैं कम्पीट कर रहा था -59 केजी 59 केजी में, हुँ, सब जूनियर में। तो मैंने वहाँ पे गोल्ड स्कोर किया। तो मेरा फर्स्ट नेशनल था वो, कि मैं गोल्ड लेके आया अपने अपने हरियाणा में, हुँ, नेशनल में। तो हुँ, मुझे वहाँ से मैं मोटिवेट हुआ कि मैं जब नेशनल में इतने केजी पे जाके मैं गोल्ड ले सकता हूँ, तो हुँ, अगर मैं अपना बॉडी वेट बढ़ा के कम्पीट करूँगा, 66 कैटेगरी में कम्पीट करूँगा, तो मैं और अच्छा लिफ्ट कर सकता हूँ। हुँ, तो वहाँ से फिर उसके बाद मैंने दोबारा पीआई में खेलना स्टार्ट किया 2021 लॉकडाउन के बाद। तो मैं हरियाणा स्टेट फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट क्लियर करके उसका स्ट्रॉन्गमैन बन के मैं हरियाणा स्टेट में गया। हरियाणा स्टेट में मैंने सब जूनियर में दोबारा अपना वहाँ पे गोल्ड स्कोर किया और सीनियर में भी कम्पीट किया था। वहाँ पे सीनियर में मेरी 4th प्लेस आई थी हुँ, और जूनियर में मेरी 2nd प्लेस आई थी और सब जूनियर में गोल्ड था मेरा। और उसके बाद फिर मैं प्राइवेट कॉम्पिटिशन खेलने लगा। हुँ, क्यों? क्योंकि पावर लिफ्टिंग क्योंकि मेरा खुद से हो नहीं पा रहा था।
मैंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, वहाँ से इतनी अर्निंग, फिटनेस ट्रेनर की कितनी 10 से 12,000 सैलरी होती है, और उस टाइम मेरी 12,000 सैलरी थी। फिर मुझे थोड़ा तो सप्लीमेंट की भी नीड थी, क्योंकि बहुत से प्लेयर हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट्स ऐसा है कि अगर आप विदाउट नेचुरली अपने आप को कितना भी आप पोटेंशियल पुश कर लो, और वहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं दिखा पाएंगे अपने स्किल के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो सब सप्लीमेंट से उनको हेल्प मिलती है। मेरे पास नॉर्मल घर का खाना, कि भाई घर का वही दूध दही घी खा खा के मैं कर रहा था। मुझे भी ये था कि मैं भी सप्लीमेंट्स लेता हूँ, मैं भी ट्राई करता हूँ कि कितना मैं पुश कर सकता हूँ अपने आप को। वो मैंने ट्राई किया। उसके बाद मेरे को प्राइवेट कंपटीशन, वहाँ पे कैश प्राइज होते हैं, किसी में 5100, किसी में 11,000। तो मैंने वहाँ पे धीरे धीरे करके ट्राई करना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे कभी मेरा गोल्ड आया तो मैं 5100 रुपये जीत के लाया। कभी फिर मेरा धीरे धीरे करके मेरी लिफ्ट बढ़ने लगी, तो मैं स्ट्रॉन्ग मैन बनने लगा सब जूनियर में, तो वहाँ पे 11,000 मिलने लगे। तो ऐसे ही फिर मैं मुकेश सर को मैंने ज्वाइन किया, मुकेश गहलोत जी को लॉकडाउन में ज्वाइन किया था 2021 के लास्ट में, कि सर ऐसे ऐसे मेरे को पावर लिफ्टिंग करनी है। तब मैं 240 किलो की डेड लिफ्ट लिफ्ट करता था। स्क्वाट्स का मेरा पीआर पर्सनल रिकॉर्ड जो था वो 220 समथिंग था, और बेंच प्रेस मेरा था 100 एंड 110 समथिंग। तो ये मेरा तब का टोटल होके तब मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड निकलता था, और तब उसी के बिहाफ पे और बाय विल मेरा स्ट्रॉन्ग मैन निकलता था, जितने भी पॉइंट्स बैठते थे। तो उनको भी मैंने पैसे कम से कम 4 से 5 बार में दिए थे। उनकी 45,000 फीस थी। पहले मैंने उनको 20,000 दिए कहीं से अरेंज करके, फिर मैंने उनको 4-4 हजार करके दिए, वो प्राइवेट गेम खेल के, क्योंकि सैलरी से तो हो नहीं पा रहा था। मैं नोएडा रह रहा था अकेला, कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। 3,000 रूम का रेंट था, वो सारा उसमें जा रहा था। तो फिर मैं प्राइवेट गेम खेलने लगा कि मुझे करना है। तो मेरा मैसेज यही है कि अगर आप कुछ भी करना चाहो, अगर आपके सामने आपका टारगेट है, अगर आपके माइंड में आपका गोल घूम रहा है, टारगेट चारों तरफ आप, तो उसको कोई भी ना, मतलब गिव अप नहीं कर सकते आप फिर। अब भाई इसमें जैसे दो पॉइंट्स हैं। एक तो है कि एक प्रोफेशनल वेट लिफ्टर के लिए आ, पावर हम लिफ्टर। पावर लिफ्टर के हाँ, लिए हमारे इकोसिस्टम में जो लोग इसके लिए एस्पायर या इंस्पायर है। हाँ। हाँ मतलब हम्म, जो एस्पिरेशन है हम्म, इनको पावर लिफ्टर बनने की, उनके लिए कितना स्ट्रगल है और कितना इकोसिस्टम में सपोर्ट अवेलेबल है। हम्म, जैसे आपकी स्टोरी सुनकर कैसा लगता है कि इतने कम मीन्स में, इतने कम साधन के बावजूद भी आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते जा रहे हो। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो उस जर्नी में बीच में ही हम्म, अपना उत्साह छोड़ देते हैं और फिर वो किसी न किसी छोटे-मोटे काम में लग जाते हैं, है ना? तो पहला तो ये पार्ट है, क्योंकि हम्म, अगर हमारे ज़मीन से या हमारे गाँव से बच्चे अगर निकल कर के ऊपर नहीं आ रहे हैं हम्म, और अगर इकोसिस्टम उनको इस तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो शायद हम फिर वो वर्ल्ड लेवल पे या हम्म, बड़े लेवल पे हम फिर उस तरीके के जो खिलाड़ी हैं, उनको नहीं भेज पा रहे हैं। हम्म, पहला तो ये कि हम एक्सपेक्टेशन क्या-क्या है? मतलब हम्म, स्ट्रगल कम हो, उसके लिए क्या-क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है मे बी डिस्ट्रिक्ट लेवल से या स्टेट लेवल से? पहला तो ये क्वेश्चन है। दूसरा है कि हम लोग जो परफॉर्मेंस वर्ल्ड लेवल पे अभी है, उसमें क्या आप प्रोग्रेस देखते हैं? क्योंकि आपने पावर लिफ्टर एज़ अ करियर सेलेक्ट किया है, 5-6 साल से देख रहे हैं, सर्टेनली 2-3 ओलंपिक्स भी आपने देखा होगा। क्या कितनी प्रोग्रेस है इन टर्म्स ऑफ जो हमारे खिलाड़ी जो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं? सर्टेनली एक चीज़ तो बहुत विजिबल है कि जो सपोर्ट सिस्टम है एट द नेशनल लेवल फ्रॉम हम्म। द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर साइड या सपोर्ट साइड वो ज़रूर बढ़ा है। बट फिर भी जो परफॉर्मेंस है उसको आप नहीं, अपने हिसाब से कैसा देखते हैं प्रोग्रेस आपने पॉइंट? देखा होगा कि अभी जो नीरज चोपड़ा जी हैं, हुँ, वो 2023 में गोल्ड लेके आए थे इंडिया के लिए जी। ओलंपिक्स में। उससे पहले अगर आपने कहीं पे उनका नाम सुना होगा, बिल्कुल रेयर केस हुँ, होगा। हुँ, हुँ। उसके गवर्नमेंट ने भी तभी सपोर्ट किया था जब वो ओलंपिक्स में मेडल लेके आए थे। समझ गया। हुँ, अदरवाइज उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। हुँ, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था। वो स्कॉलरशिप मिलती है, वो हुँ, कुछ पैसों की मिलती है। हुँ, ऐसा नहीं है कि बहुत गवर्नमेंट, जैसे उन्होंने नेशनल में कम्पीट किया होगा तो वहाँ से स्कॉलरशिप मिली, हुँ, तो गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करती हुँ, इतना। तो मेरा यही है कि गवर्नमेंट जो स्टार्टिंग हमारी जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, हुँ, तो वहाँ पे भी स्कॉलरशिप मिलती है, बट अब इतनी पार्शियलिटी हो रही है कि वो भी नहीं देते। जो वहाँ के उनके प्रेसिडेंट्स होते हैं, वो कुछ नहीं देते बच्चों को। हुँ, वहाँ पे पार्शियलिटी होती है, पॉलिटिक्स होती है।
बट वो तो वही चीज़ है, गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करती है जब तक आप उनको एक अच्छा मेडल ना दो। और अच्छा मेडल तो एक एथलीट जब ही दे पाएगा जब उसको पहले गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले। तो एक लेवल पे आने के एक बाद में लेवल उनको पे गवर्नमेंट हाँ, सपोर्ट करती है, मतलब किस तरह का इकोसिस्टम सपोर्ट चाहिए ताकि और ज्यादा से ज्यादा एथलीट्स जो है ऊपर आ सकें? तो वो सपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारे कोचेज़ होते हैं या फिर जिम्स होते हैं, हम्म मान लो मैं पावर लिफ्टर हूँ, मेरे को एक नीड है कि बेसिक इक्विपमेंट्स की। हम्म तो मैं अपने अपने बारे में बताता हूँ। अभी 2022 की बात है, मैं किसी जिम में गया, मेरे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट था मेरे कि सर मेरे को जिम जॉइन करनी है, बट मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। उस जिम में अच्छे हम्म इक्विपमेंट्स थे। उसने बोला कि मेरे को 24,000 इसकी ईयरली फीस है। मैंने कहा सर इतना तो मैं नहीं कर पाऊँगा, बट मैं एक एथलीट हूँ, आप मेरे एथलीट के रूप में कुछ हेल्प कर सकते हैं तो हम्म प्लीज़ आप कीजिए। तो उन्होंने बोला कि सर मैं डिस्कस करके बताता हूँ अपने मैनेजर वगैरह से। तो उन्होंने मेरे को 2 दिन बाद आने के लिए बोला। मैं 2 दिन के बाद गया, ये 2022 की बात है, हम्म यहीं नोएडा की। तो मैं नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहा था उस टाइम, क्योंकि हम्म मैं 12,000 की जॉब कर रहा था और थोड़ा बहुत मेरे को पर्सनल ट्रेनिंग से थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार रुपए, तो वो पूरा डाइटिंग वगैरह पे पूरा हो रहा था। हम्म तो ये बेसिक स्पोर्ट्स होती है, ये बेसिक नीड होती है फर्स्ट ऑफ ऑल किसी हम्म भी एथलीट के लिए हम्म कि वो जिम जाए, वो अपनी मसल को ट्रेन करे। हम्म और अब उसको डाइट की ज़रूरत होती है। हम्म हम्म तो इ उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं सर हो नहीं पाएगा। हम्म तो मैं वहाँ से बहुत डिसअपॉइंट हुआ था कि हम्म मैं एक एथलीट होके भी मेरे को इतनी हेल्प नहीं मिल रही है। हम्म तो मैंने 2-3 जिम में और ट्राई करा, मेरे को बोला कि आपको कुछ परसेंट हम कर सकते हैं, 10%, 5%। हम्म तो वो मेरे को उनकी नीड थी बट मुझे मिल नहीं पा रही थी, इसलिए मैं थोड़ा-सा पीछे रह गया था उस टाइम। हम्म अगर मेरे को वो चीज़ उस टाइम मिल जाती, हम्म तो वो ज़्यादा मैं अपने आप को और आगे पाता अब तक। हम्म जहाँ मैं अब हूँ शायद मैं तब होता वहाँ पे। हम्म तो ये बेसिक चीज़ें नीड होती हैं। बेसिक सपोर्ट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और चाहिए जो हमें। हमारा आस-पास का जो एरिया होता है, हम्म आस-पास के कोई भी मान लो कोई रनर है, कोई एथलीट है, उसको ट्रैक की ज़रूरत होती है। अब वो गुड़गाँव मोस्टली नोएडा स्टेडियम में ट्रैक है, वहाँ पे जाएगा, वो एक्सपेक्ट करेगा कि जितना हो सके ना हो, वो जो पैसा वहाँ इन्वेस्ट करे, वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करके वो अपने आप को ग्रो करना चाहेगा। हम्म मैं भी यही चाहता हूँ कि ठीक है आपका बिज़नेस है, आप बिज़नेस के तरीके से पर बट एक एथलीट की जितना हो सके हेल्प कीजिए। हम्म। ठीक है, और वो प्रोग्रेस कैसी है, मतलब जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे एथलीट्स हैं उनको कैसा देख रहे हैं कि मतलब वो आर दे प्रोग्रेसिंग वेल, हमारा जो इकोसिस्टम है वो कैसा उनको सपोर्ट कर रहा है नेशनल लेवल पे? एक बार आप उस लेवल पे पहुंच गए, फिर उसके हुँ, बाद कैसा सपोर्ट है? एक आपने नीरज चोपड़ा जी का नाम ले लिया, उसके अलावा भी जो नंबर ऑफ मेडल्स हैं वो देखा जाए तो मतलब उनकी टैली बहुत ग्रेट नहीं है अभी भी, हुँ, हुँ। बट फिर भी उत्साह है। वी हैव आल्सो सीन कि काफ़ी जो एथलीट्स हैं, वो अब नंबर में बढ़ रहे हैं। उनका ना केवल ओलंपिक बट एशियाड गेम्स में या इस तरह के और भी जो मे बी रीजनल लेवल पे जो गेम्स होते हैं या प्रतिस्पर्धाएँ होती हैं, उसमें वो अच्छा परफ़ॉर्म करते अभी हैं। जो नंबर ऑफ एथलीट्स हैं वो इसलिए भी आगे जा पा रहे हैं क्योंकि आज के ज़माने में ना स्पॉन्सरशिप मिलने लगी। हाँ, हाँ। पहले स्पॉन्सरशिप बहुत रेयर केस थी, स्पॉन्सरशिप उनको मिलती थी या तो जिनके फॉलोवर्स अच्छे हों हुँ, या कोई अच्छे लेवल का एथलीट हो, नेशनल लेवल पे उसने गोल्ड सिक्योर कर रखा हो या फिर ओवरऑल टाइटल हो, हुँ, किसी भी चीज़ का। हुँ, तो ये उनको इ आज के ज़माने में स्पॉन्सरशिप मिलने लगी। हुँ, मैं भी अपने आप को ग्रो तभी कर पाया जब मेरे को स्पॉन्सरशिप मिलने लगी। हुँ, मेरे को टीएनपी से स्पॉन्सरशिप मिली कि ठीक है केशव, हुँ, आप अच्छे एथलीट हो, आप कर सकते हो, आप इंडिया से बाहर जाके अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकते हो, इंडिया का नाम रोशन कर सकते हो, तो जितना हमसे होगा हम सपोर्ट करेंगे। हुँ, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है हुँ, अमेरिका ओहायो में, आर्नोल्ड क्लासिक नाम उसका, मोस्टली सबको पता ही है आर्नोल्ड जी का। हुँ, तो उसमें मैंने मेल करी उनको, उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप 350 केजी लिफ्ट कर सकते हैं तो यू कैन कम। हुँ, तो मैंने उनको अपनी वीडियो भेजी, मेल करी, हुँ, तो उन्होंने मेरी वीडियो देखी जो कि मैंने जयपुर अक्टूबर में लगाई थी हुँ, 2023 में। तो उन्होंने मेरे को इनवाइट किया, हाँ, तो आप आ सकते हो। मतलब मेरे को स्पॉन्सरशिप मिली, हुँ, मुझे दिखा कि हाँ, मैं अब कर सकता हूँ, मेरे पास हो गया है इतना अमाउंट
या फिर मुझे सपोर्टर्स मान लीजिए आप कि मुझे सपोर्ट करने वाले लोग हैं जो मेरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो पहले वो बहुत कम था। पहले एक ये था कि अगर एक अच्छा एथलीट है तो उसी को हम देंगे। तो अभी बाय कैश भी, मतलब बाय अर्निंग भी मुझे होती है वहां से कि हाँ, आपका खर्चा भी हम देंगे। अगर ये सारी चीजें नहीं हो पाती तो शायद मैं नहीं जा पाता। तो अभी अक्टूबर में मेरा है ओहायो, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है इंडिया के बेस पे। तो मैं इंडिया से अपने आप को प्रेजेंट करूंगा। अगर वो स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप्स नहीं होती तो शायद मैं नहीं जा पाता। तो ये सपोर्ट बहुत जरूरी है एक यूथ को। पर एक एथलीट भी इतना ही डेडिकेटेड होना चाहिए, उसको प्रूव करना होता है कि हाँ, वो उसको आगे बढ़ना है। एक वो गिव अप नहीं करना, आधे रास्ते में आके नहीं छोड़ना, क्योंकि आधे रास्ते में आके आप छोड़ दोगे तो आप सीरियस नहीं हो अपने टारगेट को लेके। आपने ये है कि हाँ, आप किसी को देख के इंस्पायर हुए, आपने उसका अचीवमेंट्स तो देख ली, बट आपने उसका हार्ड वर्क नहीं देखा कि उसके पीछे उसने कितना स्ट्रगल किया है, कितना हार्ड वर्क किया है, कैसे-कैसे उसने डाइट का पैसा मैनेज किया होगा, या फिर कोई भी किसी भी फील्ड में हो कैसे-कैसे मैनेज किया होगा। सब लोग के अचीवमेंट्स देख लेते हैं कि हाँ यार, उसने अब जैसे नीरज जी इस बार सिल्वर लेके आए हैं कि हमें भी करना है। वो जाएँगे, 1 महीने करेंगे, 2 महीने करेंगे, साल भर करेंगे। नीरज जी ने 14 साल मेहनत करी है उस चीज के लिए। उन्होंने स्ट्रगल किया, 14 साल कंटिन्यू एक ही चीज पे फोकस रखा है। तो वो अपने आप को फोकस करना बहुत जरूरी है। तभी लोगों को दिखेगा हाँ यार, बंदा सीरियस है, इसको चलो थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं किसी भी चीज से जितना हो पाएगा। तो अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है कि अपने आप को लायक दिखाना कि हाँ, मैं इसके लायक हूँ और मुझे बहुत कुछ आगे करना है, तो मुझे सपोर्ट चाहिए। आप उसके फेस पे एक सपोर्ट भी मांग सकते हो। मैंने भी सपोर्ट मांगा था, तो उनको मेरे अंदर कैलिबर दिखा, स्किल दिखे, टैलेंट दिखा कि हाँ भाई, केशव कर सकता है आगे जाके। तो तभी मुझे सपोर्ट मिला। तो जब आपने वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग एज अ करियर चुना, तो आपके फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन था? फैमिली मेंबर्स का रिएक्शन मैं क्या बताऊं। मैंने फर्स्ट मैं गेम खेल के आया था दिल्ली में, प्राइवेट गेम था वो पहला। तो मैंने वहां पे 1000 रुपए एंट्री फीस थी। ये 2018 की बात है। 24 अक्टूबर को फर्स्ट गेम था मेरा। मेरे को डेट भी याद है, 2018 24 अक्टूबर, दिल्ली बवाना गांव में गेम था ये। तो उसकी 1000 रुपए एंट्री फीस थी। तो मेरे पास उस टाइम 1000 रुपए भी नहीं थे। तो मैंने अपने मामा को कॉल लगा के बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को 1000 रुपए की जरूरत है, मुझे गेम खेलना है। तो उन्होंने बोला कि क्या गेम है, क्या है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने फिर भी कि चल कोई बात नहीं, दे देते हैं, देख लेते हैं क्या करेगा। अगर मैं चाहता तो वहीं से गिव अप कर सकता था कि यार नहीं होगा। मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम 140 केजी लिफ्ट किया था। तो मैं चाहता तो वहां से गिव अप करके कि यार मैं 10वें नंबर पे आया हूँ। तो तब मुझे बाई प्राइज में मिला था एक सेकर सर्टिफिकेट और एक छोटा सा मेडल था। तो मैं एक खुश भी था कि हाँ चलो, मेरा पहला गेम है और मैं 10 में तो आ गया। और दुख भी था कि यार मैं 10 पे आया हूँ इतना। तो वहीं से अगर मैं डीमोटिवेट हो जाता तो शायद मेरे घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते। वो बोलते कि तेने तूने 1000 रुपए वेस्ट करा दिए हमारे। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके मैंने नाइट जॉब स्टार्ट की थी उस टाइम एक कंपनी में। फर्स्ट सबसे पहले 2017 में स्टार्ट की थी मैंने। तो नॉर्मल जिम जाते था। तब तो घर वालों ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा। ना घर वाले पैसे देते थे मुझे मुझे इस चीज के लिए। सब लोग बोलते थे कि ये क्या है, बाद में बुढ़ापे में दिक्कत देगा, तुम्हारे ये हड्डियों के घुटने चटक जाएंगे, ये जॉइंट्स खराब हो जाएंगे, मसल खिंच जाएगी, लाइफ टाइम तुम बेड पे बैठ जाओगे, कौन बैठा के तुम्हें खिलाएगा, कौन पिलाएगा, क्या उम्र है तुम्हारी। तो वही चीजें घर वालों ने कोई सपोर्ट नहीं किया था। बट मेरे को ये था कि मुझे करना है। अवेयरनेस भी एक इशू है इन सब चीजों में। ये पेरेंट्स सब को या इन जनरल लोगों को नहीं पता है कि इसके फायदे क्या हैं। आज वही लोग हैं जो बहुत प्राउड के साथ बोलते हैं कि यार हाँ, केशव हमारा भतीजा है, हमारा भांजा है, हमारा बेटा है। वो बहुत प्राउड के साथ वो तभी बोल पाए क्योंकि मैंने अपने आप को प्रेजेंट करा। मैंने दिखाया कि मैं हाँ कर सकता था। तो घर वालों से सपोर्ट अब मिलने लगा मुझे। अब मैं कहीं भी जाता हूँ तो खुद बोलते हैं कि हाँ तू गया वहां पे, वो पूछते हैं क्या रहा क्या नहीं रहा। पहले कुछ नहीं पूछते थे। पहले यही था कि हाँ जा रहा है, पैसा वेस्ट करने जा रहा है, तो पता नहीं क्या मेडल ले आता है एक जाके प्राइवेट गेम में या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कुछ मिलता तो है नहीं। तो घर वालों से कोई सपोर्ट नहीं था किसी भी चीज में।
डाइट में मैं बोलता था कि मेरे को अंडे खाने हैं, मेरे को चिकन तो मैं खाता नहीं था उस टाइम। तो अंडों के लिए भी कि ये हमारे जात से ब्राह्मण हूँ है कि तू हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है, ये अंडे खा रहा है। अवेयरनेस की बात की तो एक क्वेश्चन ये है कि जब हम इस तरह के करियर्स को चूज करते हैं तो किस एज में आइडली इस चीज को स्टार्ट करना चाहिए? क्या ये 10-12 साल की उम्र से स्टार्ट होता है या ये 18 साल की उम्र से स्टार्ट होता है? तो वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग जब हम एज अ करियर की बात करते हैं तो व्हाट इज द एज, जिस किस एज पे इसको स्टार्ट किया जाता देखो, जो वेट, आप कोई भी वेट लिफ्टिंग ले लीजिए, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग ले लीजिए, वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग, आप कोई भी ले सकते हैं जिसमें वेट इंक्लूड हो। अगर आपको उस चीज में आगे जाना है तो आपको एक जो आपकी हमारी बॉडी की मेच्योरिटी होती है वो आना बहुत जरूरी है। लाइक जैसे 18 साल पे आती है, 16 साल से 20 साल के बीच में आती है, तो हमें टीन एज में स्टार्ट नहीं करना है अगर आप वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग करना चाहते हैं तो। क्योंकि उसमें हमारी बॉडी पे प्रेशर आता है, मसल इतनी मैच्योर होती नहीं है कि, और इंजरीज के चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो मसल उस वेट को इतना होल्ड कर सके या फिर उसको सहन कर सके, तो वो इंजरीज के चांस ज्यादा होते हैं। तो पहले तो उसके लिए प्रिपेयर करो अपने आप को, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो पावर लिफ्टिंग हो या फिर वेट लिफ्टिंग हो, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग हो, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। एक एज, अगर आप रनर को देख लीजिए तो वो स्टार्टिंग से 14 से 16 साल की एज में स्टार्ट कर लेता है रनिंग करना। घर वाले खुद बोल देते जाओ रनिंग करके आओ, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है कि बच्चा फिट रहेगा हमारा। बट बात आती है जहाँ वेट लिफ्टिंग की, पावर लिफ्टिंग की, तो वहां पे मसल को मैच्योर होना, बोन स्ट्रांग होना, वो हमारा बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मसल पे ही सारा वेट आता है, सारा वेट बोन पे आता है, तो वो चांसेस होते हैं इंजरी के। तो वो मैच्योरिटी जब आती है जब हम 16 से 20 साल के बीच में होते हैं। अब जहां बात पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग की आती है। तो इन दो करियर्स में कोई ऐसी फॉर्मल एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन अवेलेबल है जिससे इसकी और जानकारी ली जा सकती है? ऐसा कुछ एवेन्यूज है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम मैं भी 10th क्लास में था जब मैंने स्टार्ट किया था। ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए बहुत से। एक तो हो गया एजुकेशन, अलग पार्ट हो गया स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स में ये है कि आपका टैलेंट देखा जाता है, स्पोर्ट्स में एजुकेशन मैटर नहीं करती। मतलब एजुकेटेड होना जरूरी है, आपको बोलना आना चाहिए अच्छे तरीके से, आपको अच्छे तरीके से अपना को प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो एजुकेशन तो हर चीज में जरूरी है अगर आपको मैच्योर होना है, आगे बढ़ना है। तो एजुकेशन तो एक लाइफ का पार्ट है, वो बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एजुकेशन ही है, तो एजुकेशन से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। बट जहाँ बात आती है स्पोर्ट्स की, तो वहाँ आपका जो शरीर है, आपका जो तो वहाँ पे हमें टैलेंट दिखाना होता है अपना। तो ये जो ओलंपिक्स बने हैं वो इसीलिए बने हैं कि हम एक युद्ध को छोड़ के हमारी जो शरीर के अंदर की जो ताकत है, हमारे शरीर के अंदर का जो टैलेंट है, हम वहाँ उसको प्रेजेंट कर सकें और अपने अपने देश का नाम रोशन कर सके। तो ये पार्ट है, एजुकेशन पार्ट अलग हो गया स्पोर्ट्स से, और स्पोर्ट्स अलग हो गया, दोनों चीजें अलग है। बट क्या एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। आप मान लो, हम अगर मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है, बहुत अच्छा टैलेंट है, बट मेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मेरा सिलेक्शन हो गया इंडिया लेवल से बाहर, मैं यूएस खेलने जा रहा हूँ, तो मैं वहां पे कैसे अपने आप को प्रूव करूंगा? मेरे को बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम आएगी, बोलने में प्रॉब्लम आएगी, उनकी बातें समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई सबसे जरूरी है पहली बात तो। पर इतना आपको स्पोर्ट्स में इतना जरूर आना चाहिए कि आप सामने वाले पर्सन को अपनी बात समझा सको और खुद उसकी बात समझ सको। तो इतना एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है स्पोर्ट्समैन को। नॉर्मली जैसे स्पोर्ट्स में आप जैसे एज अ प्रोफेशनल एथलीट हैं, तो जब आपने अपने इंटरेस्ट को या पैशन को परस्यू किया, तो एजुकेशन को साइड बाय साइड कैसे आपने मैनेज किया? किस तरह की एजुकेशन में आपने एजुकेशन ये था कि मैं स्टार्टिंग में तो अपना स्कूल जाता था, स्कूल टाइम में स्टार्ट किया था मैं, जब 16 साल की एज थी मेरी। तो तब मैं कुश्ती, जैसे कि मैंने बताया कि मैं 6th क्लास से 10th क्लास तक मैंने कुश्ती करी थी। तो मेरा 8 से 2 स्कूल होता था, फिर 3 से 5 ट्यूशन होता था। ट्यूशन के बाद मैं घर वालों से बोल के कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो मंदिर के बाहर अखाड़ा था वहां पे, तो मैं ये बोल के जाता था कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो घर वाले मंदिर के लिए तो चल
कोई रोकेगा भी नहीं कि भाई बच्चा भगवान का नाम ले रहा है। तो मैं उसके बिहाफ पे मैं मंदिर में एक बार ऐसे माथा टेक के अपना फिर मैं अखाड़े में जाता था। तो एजुके फिर घर में रात को आके पढ़ता पढ़ता था ये दिखाने के लिए, हाँ मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। तो घर वालों को पता लगी जाती है हमारा बच्चा मंदिर जा रहा है या पढ़ रहा फिर है कि कहाँ जा रहा है या फिर क्या कर रहा है। तो वो चीज घर वालों ने बोला कि तू मंदिर बोल के तू वहां कुश्ती कर रहा है, तेरे को अगर लग गई तो तेरा कंधा, वो गांव में बोलते हैं ना कि तेरा कंधा उतर जाएगा, तेरे कोहनी उतर जाएगी, ये तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, पढ़ेगा लिखेगा कैसे, हमारा नाम बदनाम करेगा। तो एजुकेशन को मैं, ये था कि मेरे को पढ़ना भी है बट मेरे को एक होता ना इंटरेस्ट मेरा स्पोर्ट्स में ज्यादा था कि मैं इतनी अपना आप को इतना एजुकेट कर लूं कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं किसी के सामने कि मैं, हाँ मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। क्योंकि मान लो एकदम मैं स्पोर्ट्स पर्सन बन नहीं सकता, कहीं पे मेरे को जॉब भी करनी पड़ेगी, तो मुझे इतना बोलना आना चाहिए कि भाई मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं। तो वो दोनों चीजें मैनेज करना मेरे लिए बहुत भारी हो रही थी। एक तो भारी इसलिए हो रही थी सबसे ज्यादा क्योंकि मुझे घर वालों से छुपानी थी वो चीज कि मैं स्पोर्ट्स में अपने आप को घेर रहा हूँ। तो मुझे घर वालों से छुपाने में बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि गांव का माहौल ऐसा होता है, सब लोग कि अरे आज तो तुम्हारा बेटा वहां गया है, आज तो ये कर रहा है, तो ये कर, तो वो चीजें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उनको दिखाने के लिए मैं रात को पढ़ाई करता था लेट नाइट तक। और मैंने, हालांकि फिर मैंने 6th क्लास में मैंने टॉप किया था, 8th में मैंने टॉप किया था और 10th में भी मैंने 70% से सेकंड उससे मैंने टॉप किया था। फिर उसके बाद 12th फिर मैंने नोएडा से की थी। वो 10th के बाद मेरा ऐसे हुआ था, मैं बिल्कुल पावर लिफ्टिंग में गिर चुका था, मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। बट मुझे ये था कि यार पढ़ना भी है, पढ़ाई अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है लोगों के सामने, तो उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ओपन से करते हैं हम 12th। तो मैंने 11th का गैप लेके, कि 11th का जो मेरा गैप था वो मैंने पूरा स्पोर्ट्स को दिया अपना। मैंने स्पोर्ट्स को दिया कि मैं पावर लिफ्टिंग में ट्राई करता हूँ। उसके बाद फिर मैंने ओपन से की 12th। तो वो जो जर्नी थी वो मेरे को, मुझे जो 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक की जर्नी थी वो इतनी हार्ड थी कि दोनों को टाइम देना था, स्पोर्ट्स को भी देना था और पढ़ाई को भी देना था। पढ़ाई को इसलिए देना था क्योंकि घर वाले चाहते थे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छा ऑफिसर बने, और मेरा ये था कि मेरे को स्पोर्ट्समैन बनना है। तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो दोनों चीजें जरूरी हैं। अच्छा था कि आपको काफी पहले से क्लियर था कि आपको हम्म स्पोर्ट्स में जाना है। स्पोर्ट्स की चर्चा हो रही तो जैसे इस पे बहुत सारे, जैसे हम लोग कंप्लायंसेस की बात कर रहे हैं। हम्म अभी रिसेंटली जैसे विनेश फोगत जो हमारे हाँ हाँ एथलीट हैं, उनके केस में उनको डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा। मात्र 100 ग्राम जो बेंचमार्क वेट था उससे ज्यादा उनका वेट हम्म नापा गया। इस तरह की जो अवेयरनेस है, चैलेंजेस हैं, उसको खिलाड़ी सर्टेनली फिजिकल चैलेंज तो होते ही हैं, मेंटल चैलेंजेस भी बहुत होते हैं। उसको कैसे मीट करते हैं और कितना तरीके से जो एक एस्पायरिंग एथलीट है, इस तरीके के जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे मीट करते हैं, कैसे ओवरकम करते हैं उन चैलेंजेस के बारे में, थोड़ा उस बारे में बताएँ? तो हमारा ये जो स्पोर्ट्स है उसमें वेट कैटेगरी होती है हाँ, हमारी। हाँ। जैसे मैं पावर लिफ्टिंग में मेरी वेट कैटेगरी, मैं 83 से 93 में compete करता हूँ। हुँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे स्टार्टिंग से ही मुझे मेंटेन करके चलना होता है वेट। हुँ, तो फिर भी जब हम वेइंग करने जाते हैं अपना, तो वहाँ पे 100-200 ग्राम फालतू आ जाता है, जजेस नहीं करते हैं कम। हुँ, तो मैं घर से तो नाप के गया, हाँ मेरा पूरा आ रहा है। वो ट्रेवल किया मैंने वहाँ पे, बॉडी ने वाटर होल्ड कर लिया हुँ, क्योंकि हम जाएंगे। तो एक ना ट्रेवलिंग में हमारा बहुत बड़ा पार्ट होता है, बॉडी वेट बढ़ने के चांसेस बहुत होते हैं। क्योंकि हमारी सिटिंग होती है उस टाइम, क्योंकि और हम खाना कंज्यूम करते हैं, वाटर इनटेक करते हैं और एक्टिविटीज कोई होती नहीं है हमारी, तो उसकी वजह से भी बढ़ता है। और सेकंड, हमारा स्ट्रेस, मेंटल लेवल का स्ट्रेस, और या फिर किसी भी चैलेंजर को लेके स्ट्रेस आना, हुँ, हमारा जो ओपोनेंट होता है उसको हुँ, लेके स्ट्रेस आना, हाँ, वो हाँ, बहुत जरूरी है। हुँ, कि मान लो मैं पावर लिफ्टिंग को अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, मेरे सामने एक अच्छा एक कॉम्पिटिटर है मेरा जो हुँ। मुझे टक्कर दे रहा है, एक वहां पे स्ट्रेस आना, उसकी वजह से भी एक बॉडी वेट हमारा इंक्रीज हाँ, होता मतलब है। इस सब
खेल में स्ट्रेस जो है बहुत ही हाँ। अहम भूमिका प्ले करता वो है। बहुत ज़्यादा है, जितना आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, हुँ। उतना आप अच्छा अपने आप को हुँ। प्रेज़ेंट करोगे। बट हो नहीं सकता। हाँ। आप सोचिए जैसे इन्हीं के केस में हुँ। विनेश फोगत जो मैम हैं, जो एथलीट हैं, उनके केस में देखिए पूरा देश आपसे हुँ। एक आशा रख रहा आशा है लगा के कि बैठे हुए हाँ, थे। आप जो है कल के गेम खेलेंगी और कल गोल्ड इंडिया जीत जाएगा। और वो बहुत ही पॉज़िटिव होप थी क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक एक बहुत ही जो खिलाड़ी है उस एक हायर लेवल पे खिलाड़ी थी उनको उन्होंने हराया था। और तो वो जो एक्सपेक्टेशन है वो इस तरीके के प्रेशर और उसको बिल्ड कर देती हैं, हुँ, हुँ। ना? तो वो जो मेंटल प्रेशर है आप उसको ओवरकम करना वो बहुत मुश्किल काम होता है। वो सबसे बड़ा एक एथलीट के लिए वही चैलेंज होता है हुँ, कि अपने आप को जितना हो सके कूल डाउन रखना। हुँ, हुँ, तो सबसे बड़ा चैलेंज वो है, एक ओवर स्ट्रेस नहीं होना हुँ, और एक घबराना। घबरा हुँ, जाते हैं, जैसे हुँ, एथलीट कोई भी हो, वो हुँ, घबरा जाता है, हुँ, किसी भी चीज़ को देख के, कॉम्पिटिटर को देख के, अपने अपोनेंट को देख के हुँ, या फिर एक चैलेंज को देख के कि सामने इतना बड़ा चैलेंज है। हुँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना हम कूल रहेंगे, उतना हम अपने आप को, मैंने पहले ही बताया कि अच्छा अपने आप को प्रेज़ेंट करेंगे। हुँ, और बट एक जो लोगों की आस होती है हमसे, एक हमें वो आस भी दिख रही होती है और वो ना एक स्ट्रेस के रूप में हमारे दिमाग में आ आ जाता है जाती है। हुँ, कि मैं एक अकेला बंदा, मेरे ऊपर 100 लोगों की आस है। हुँ, हुँ, तो अगर मैं डिफीट हो गया, हुँ, तो उन 100 लोगों की आस टूट जाएगी मुझसे। हुँ, तो एक वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। हुँ। तो उससे मेंटली रिलैक्स बहुत कम एथलीट होते हैं। तो क्या करते हैं लोग योगा करते हैं, क्या करते हैं? मतलब मतलब कोई तरीका है, एक उसका मेथड? ये है, मतलब मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैं मतलब कि रिलैक्स होके मैं सो जाता हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मतलब कि सारी चीज़ें मेरे दिमाग में है कि हाँ, मुझसे लाइक पूरा देश एक आस बना के बैठा हुआ है कि आने वाले टाइम पे केशव बहुत अच्छा हुँ, वेट लिफ्ट करेगा। वो तो स्ट्रेस है ही है। हुँ, एक मेरी बॉडी के अंदर भी एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हुँ, एक कॉम्पिटिशन के टाइम पे हुँ, कोई वीकनेस होती है, हुँ, किसी को कोई इंजरी होती है, वो भी स्ट्रेस होता है। हुँ, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जितना हो सके अपने आप को कूल डाउन रखें हुँ, और हुँ, रिलैक्स रखें और आपके माइंड में आपका अगर गोल है, जो आपका गोल है ना, वो रहना चाहिए हुँ, कि हाँ, मुझे करना है तो करना है। अगर आपके मन में ये है ना कि आपको करना है तो करना है, तो यू कैन डू दैट। हुँ, तो फिर वहाँ से वो स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो एक लेवल पे आके ना वहाँ पे एक लेवल पे रखना होता है। वो डाउन नहीं, जैसे अगर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हुआ, बॉडी स्ट्रेस में आना स्टार्ट हो जाती है। तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी डाउन नहीं होना चाहिए। आपका ये जो आपने जैसे तैयारी करी है ना जिस हिसाब से, उसी हिसाब से आपको अपने आप को, आपका जो मेंटल हेल्थ है, उसको प्रिपेयर करके रखना होता है हुँ, कि हाँ, मैं इतनी मेहनत करके आया हूँ और मैं जब यहाँ तक कर सकता हूँ, तो मैं आगे भी कर सकता हूँ। जब मेरे सामने 100 चैलेंजर थे ओलंपिक्स में जाने से पहले, मैं उनको डिफीट करके, जैसे विनेश जी हैं, वो पहले इस डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट किया होगा। उन्होंने कम से कम 100 लोगों से कुश्ती की होगी। हुँ, 100-200 लोग हैं, उन्होंने उनको डिफीट करके उनके सामने एक है। तो उनके माइंड में या फिर ये आना, मेरे माइंड में, उनके माइंड में ये आना चाहिए कि जब मैं 200 लोगों को मैं डिफीट करके यहाँ तक आ सकती हूँ, तो मुझे एक बंदे डिफीट करने में क्या है? हुँ, तो मैं जब 200 को कर सकती हूँ, तो मैं एक को भी कर सकती हूँ। तो वो वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। हुँ, तो एक वो सोच है, जितना आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, तो जितना आप, तो जितनी सोच पॉजिटिव रहेगी, बॉडी को उतना पॉजिटिव सिग्नल जाएगा। तो हुँ, बॉडी को पॉजिटिव सिग्नल देना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हमारे जो मसल्स हैं, उनको पॉजिटिव सिग्नल सिग्नल देना इतना ज़रूरी है, ताकि वो प्रिपेयर हो सके उस चीज़ के लिए कि हाँ, कल हमें फाइट करनी है, या फिर हमारी कुश्ती है, या फिर हमारा कॉम्पिटिशन है, बॉडी बिल्डिंग है, पावर लिफ्टिंग है। तो ऑलवेज़ बी पॉजिटिव। हुँ, तो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की प्रोफेशन में मान के चलते हैं हम कि डाइट का बहुत बड़ा रोल है। हुँ। आपकी डाइट बहुत ही रेगुलेटेड होनी चाहिए, उसमें सप्लीमेंट्स होने चाहिए। तो उस विषय में थोड़ा-सा बताइए कि कैसे अपनी डाइट प्लानिंग करते हैं? किसकी कंसल्टेशन लेते हैं? या हर स्पोर्ट की डाइट अलग होती है या एक कॉमन डाइट रेजिम फॉलो करते हैं? हुँ। उसके बारे में तो ये देखो, जो डाइट प्लान्स जो होते हैं, वो हर स्पोर्ट्स की अलग डाइट्स होती है। हुँ, हुँ, अब लाइक एक एथलीट हो गया, जो रनिंग करता है, और मैं हूँ पावर लिफ्टिंग करता हूँ, तो दोनों की कैलोरीज़ इनटेक में भी फ़र्क है हुँ, और डाइट के सोर्सेज़ में भी फ़र्क है।
वो लेगा एकदम क्लीन डाइट। क्योंकि उसको मेंटेन, उसको लीन रहना है। हमारे लिए एक बॉडी वेट कैटेगरी बनी हुई है। लाइक मैं 83 से 93 में कम्पीट करता हूँ, तो अगर मेरा 83 बॉडी वेट है तो मेरे पास 10 केजी का मार्जिन है कि मैं बढ़ा सकता हूँ। बट अगर वो ही वेट अगर एक एथलीट रनर का बढ़ जाएगा तो वो वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो वो बहुत जरूरी है, दोनों की डाइट में बहुत फर्क है। हमारा ये होता है कि हम बॉडी वेट बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो और रही बात सप्लीमेंट की, सप्लीमेंट्स लेना इतना भी जरूरी नहीं है कि सबको लेना जरूरी है। सप्लीमेंट्स उनके लिए बहुत जरूरी होता है जो प्रोफेशनली होते हैं, जिनके इतनी अच्छी जो डाइट से नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि उनका वर्कआउट इतना हैवी हो जाता है, डाइट उनकी कमजोर पड़ जाती है और सोर्सेज नहीं होते। लाइक क्रेटीन, क्रेटीन हमारा चिकन चिकन में होता है। बहुत से एथलीट या फिर स्पोर्ट्समैन ऐसे होते हैं जो चिकन नहीं खाते, चिकन अंडे, तो वो हम सप्लीमेंट से ऐड ऑन कर सकते हैं अपने डाइट में। तो अगर आप एक नॉर्मल फिटनेस फ्रीक हो तो आप नॉर्मल डाइटिंग से अपने आप को फिट रख सकते हो। बट अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो तो सप्लीमेंट रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। लाइक चाहे वो वे हो या फिर आपका वो क्रेटीन हो, BCAA हो, कुछ भी हो। अगर प्रोफेशनली अगर आप पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग ये चीज कर रहे हो तो मोस्टली पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग ऐसी चीज है जो कि डिपेंड ही सप्लीमेंट्स के ऊपर होता है। अगर आप नेचुरली आप इसको परफॉर्म करना चाहो तो एक नेचुरल बंदे में और एक सप्लीमेंट वाले बंदे में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो जजेस उसी चीज को, उसी इंसान को मेडल देंगे जिसकी अच्छी मसल्स होंगी, अच्छी फुलनेस होगी या फिर अच्छी स्ट्रेंथ होगी। अगर पावर लिफ्टिंग करता है तो अच्छी स्ट्रेंथ होगी, तो नेचुरली वो अपने आप को वहां प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो अगर आप नॉर्मल एक फिटनेस के लिए कर रहे हो तो सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल डाइट अपनी बॉडी वेट से कैलकुलेट करके, गूगल पे आता है एक कैलकुलेटर, वहां से कैलोरीज काउंट करके उसके फिर उसको काउंट करके अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग वो कैलोरीज बता देगा। तो 4 से 5 मील में उसको डिवाइड करके आप ले सकते हैं। नॉर्मल जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए फिजिकल फिटनेस को अगर मद्देनजर ध्यान रखा जाए, उनके लिए मान लीजिए कि अगर वो नॉनवेज नहीं हाँ, कंज्यूम करते हैं और वो इस तरह की जो प्रोटीन डाइट प्रोटीन है या इस तरह के प्रोटीन को भी अलग से नहीं लेते हैं, तो मतलब उनके लिए एक दिनचर्या जो है जिसमें कि हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हाँ। इस तरह के पोषण करते हैं, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं ताकि मतलब उनको जो फिजिकल फिटनेस है उसमें उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े? तो नॉर्मल मतलब कोई ऐसा सजेशन है जिसमें कि वो लोग क्या लें, सुबह क्या लें, दिन में क्या लें, अगर शाम आप को एक क्या लें? नॉर्मल फिटनेस फ्रीक हैं, जो अपने आप को फिट करना चाहते हैं, तो मोस्टली अपनी मील्स में सैलेड ऐड करो, हुँ, ग्रीन वेजिटेबल्स, वो बॉडी को बहुत ज़रूरी होते हैं। हुँ, हमारी बॉडी को उसमें मिनरल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को बहुत मतलब अंदर इंट ऐसा नहीं है कि हम बाहर से हेल्दी दिख रहे हैं। लाइक मैं अभी एक मेरी मसल्स है, हुँ, बाहर से मैं हेल्दी दिख रहा हूँ, अंदर से हूँ या नहीं हूँ। हुँ, आपको दिख रहा हूँ मैं बाहर से हेल्दी हूँ बट अंदर मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मेरी किडनी में मेरे को पेन हो रहा है हुँ, या फिर स्टमक में पेन हो रहा है, तो उसके लिए वो सैलेड होना हुँ, या फिर ग्रीन वेजिटेबल बहुत अच्छे से काम करती हैं। हुँ, तो आप अपनी मील में वो ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं हुँ। और गुड फैट ऐड कर सकते हैं। ब्रेकफ़ास्ट में क्या हाँ, मतलब ब्रेकफ़ास्ट में ब्रेकफास्ट बेस्ट में क्या मैं हो आपको सकता है? सजेस्ट करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने ब्रेकफास्ट में ग्रीन टी हुँ, और सैलेड सैलेड ऐड कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन है तो 3 से 4 एग व्हाइट ऐड कर सकते हैं। हुँ, हुँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सैंडविच ऐड कर सकते हैं हुँ, हुँ। और पनीर और इस तरह का पनीर कुछ हो लाइक सकता है। सैलेड सैंडविच ऐड कर हुँ, सकते हैं। हुँ, हुँ, उसके बाद आप लंच की बात करें हुँ, तो लंच में हम स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं। हुँ, हुँ, पोहा हो गया, उसमें पोहे में आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। हुँ, उसमें तो पोहा एक बेस्ट ऑप्शन है लंच के लिए। हुँ, और आप दही ले सकते हैं, दही में हमारा बहुत अच्छे मात्रा में प्रोटीन होता है। उसमें आप फ्रूट डाल के फ्रूट कर्ड बना सकते हैं और अपना ग्रीन वेजिटेबल डाल के कर्ड बना सकते हैं। हुँ, तो हुँ, ये बेसिक चीज़ें हैं हुँ, जो एक वेजिटेरियन फॉलो करता है। ओके। दाल हो गया आपका, स्प्राउट्स हो गए आपके, ड्राई फ्रूट्स हो गए आपके। स्प्राउट्स अगर चाहो तो आप मॉर्निंग में भी ले सकते हो वरना मिड इवनिंग में भी ले सकते हैं। हुँ, स्प्राउट्स क्योंकि उसमें सारा प्रोटीन होता है। हुँ, उसमें चने होते हैं, आपके मूँग की दाल होती है, उसमें कोई बहुत से लोग ड्राई फ्रूट्स भी डाल लेते हैं। हुँ, तो वो उसमें ड्राई फ्रूट्स से हमारा गुड
गुड फैट मिल जाता है हमें जो बॉडी को नीड होता है। ऐसा नहीं है कि हम अगर हमें फैट कम करना है तो बॉडी को फैट नहीं देना, हमें गुड फैट देना है। हमें गुड फैट देना, बैड फैट नहीं देना। लाइक हमें फैट देना तो हमने छोले भटूरे खा लिए, तो वो अच्छा गुड फैट देना है, ताकि हम उसको फैट हमें इसलिए देना होता है, हमारी बॉडी में जो फैट होता है वो फैट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फैट ना कभी ड्रॉप नहीं होता बॉडी से। वो जो हम वेट लिफ्ट करते हैं वो फैट ना, हमारा जैसे जैसे हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है हमारा, तो वो फैट जो हमारा स्टोर होता है बॉडी में, जैसे कहते हैं ना हमने आज जिम स्टार्ट करा, फिर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं फोटो वाइज, फोटो देखते हैं कि आज हम ऐसे हैं, 6 महीने बाद हम ऐसे हैं। तो वो बॉडी का जो फैट है वो हमने एनर्जी में कन्वर्ट किया, और एनर्जी हमने वेट लिफ्ट करने में यूज करी। तो वहां पे गुड फैट होना बहुत जरूरी होता है, तो उससे हमें अच्छी एनर्जी मिलती है। तो इसलिए गुड फैट इंटेक करें। तो डाइट में जैसे आपने अभी गुड फैट्स के बारे में बताया, वेजिटेबल्स के बारे में बताया, सो इसी तरह से कुछ स्टेरॉइड्स या परफॉर्मेंस एनहांसर्स भी आते हैं जो बहुत से एथलीट्स खास कर लेते हैं अपनी डाइट्स में, तो उनका कोई हार्मफुल इफेक्ट होता है या फिर वो कंपलसरी होते हैं? नहीं नहीं, बात रही स्टेरॉइड्स की। स्टेरॉइड्स आपको लेने जब चाहिए जब आपका प्रोफेशनल ही उस चीज के उसके बिना ना हो पाए। कहते हैं ना जैसे एक कार है वो बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, तो लाइक ऐसे ये जो एक बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग और एक स्ट्रॉन्ग मैन जो कंपटीशन होता है, तो वहां पे एक होता है इनहेंस एथलीट जिसने स्टेरॉइड्स भी ले रखे हैं और सप्लीमेंट्स भी यूज करता है, और वो ओरल भी यूज करता है। और एक हो गया नेचुरल, तो नेचुरल की स्ट्रेंथ है 100 kg, और जो इनहेंस है क्योंकि उसने बाहर से इनटेक किया हुआ है, हमने स्टेरॉइड्स इंजेक्ट किए हुए हैं अपनी बॉडी के। हमारी बॉडी कितना जनरेट करती है, हमारी जो बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो 600 से 900 के बीच में होता है, बट जब हम ऑन स्टेरॉइड होते हैं वो 2500 से 3000 हो जाता है। वो पावर ही ट्रिपल हो गई हमारी। तो अगर आप एक नॉर्मल फिटनेस फ्रीक है तो कोई जरूरत नहीं है सप्लीमेंट्स की भी और ना स्टेरॉइड्स की, बिल्कुल भी। स्टेरॉइड्स के बहुत देखो फायदे भी हैं, लाइक जब हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है डॉक्टर हमको खुद भी इंजेक्ट करता है ताकि हमारे अंदर एनर्जी आए, बट वो क्या है एक अच्छी गाइडेंस में होता है। अगर आप कोई भी चीज हो, अगर आप अच्छी गाइडेंस आपको नहीं होगी तो आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे हम स्कूल के बाद ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन में हमें वो सिखाते हैं कि हमें ये करना है, हम और जो स्कूल से हम सीख के आते हैं उसका हम रिवीजन करते हैं, तो सेम ऐसे वो हमें अच्छा गाइड कर रहे हैं। अगर हम ऐसा हो कि हम स्कूल में कुछ और सीख के आए हैं, ट्यूशन में कुछ और सीख के आए, तो माइंड ये होगा कि ये ठीक है या फिर वो ठीक है। तो अच्छी गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। कि और रही बात स्टेरॉइड्स की, तो स्टेरॉइड्स बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है किसी भी फील्ड में कि आपको स्टेरॉइड्स लेने ही लेने हैं, और इसके नुकसान भी बहुत है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे किडनी और लीवर को इफेक्ट करता है। लीवर फैटी हो जाता है और किडनी पे इफेक्ट करता है, उसको खराब करता है। तो अगर आपका स्पोर्ट्स वो है कि आपको जरूरी है तब आप उस चीज को लीजिए। अगर आपका स्पोर्ट्स वो नहीं है कि हाँ नॉर्मल आपको उसके बिना चल सकता है, तो वो आपको लेने की उसकी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी उसको ये नहीं है कि यार सामने वाला ले रहा है तो हम भी ले लेते, नहीं। उसका प्रोफेशनल अलग है। अब लाइक कोई भी जिम में बंदा आता है, 100 लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि 100 लोग स्टेरॉइड लेते हैं, उनमें से 1-2 लेंगे, वो भी वो लेंगे कि बट जिनका प्रोफेशनल वो होगा, उसके बिना हो ही नहीं सकता। वरना नेचुरल फिट रहना है, आप नेचुरल वर्कआउट करके डाइट करके आप अपना फिट रह सकते हो, कोई जरूरत नहीं है सप्लीमेंट्स लेने की, कोई जरूरत नहीं है आपको स्टेरॉइड्स लेने की। बट अगर प्रोफेशनली आपको किसी चीज में करना है या फिर उसके बिना उसका हो नहीं सकता, तब आप ले सकते हैं, वो भी एक अच्छी गाइडेंस में, एक अच्छे कोच, या तो आपका एक अच्छा ऐसा कोच हो जिसको एक्सपीरियंस हो, अच्छा सर्टिफाइड हो, या फिर आपका कोई ऐसा डॉक्टर हो जो आपको डिजाइन करके दे सके उसकी साइकिल, उसको साइकिल बोलते हैं, लाइक स्टेरॉइड्स की साइकिल चलती हैं। तो उसके और साइकिल चलने के बाद ऐसा नहीं है ठीक है आपने स्टेरॉइड्स ले लिया उसके बाद उसको छोड़ दिया, नहीं। उसकी पीसीटी लाइक पोस्ट पोस्ट साइकिल थेरेपी, टीआरटी, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये दोनों चीज होती हैं ताकि जो हमारी बॉडी नेचुरल जनरेट करती है नेचुरल टेस्टोस्टेरोन, उसको हम दोबारा
जनरेट करना, उसको सिग्नल दे सके जनरेट करने के लिए। अदरवाइज अगर हम स्टेरॉइड लेते जाते हैं तो हमारी क्या बॉडी अपने आप जो हमारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाती है वो लेना बंद कर देती है, और एक अच्छी गाइडेंस में नहीं ली, उसको डिजाइन नहीं किया, उसका एक प्लान नहीं बनाया कि हाँ अब इतना लेना है, उसकी पीसीटी करनी है, पोस्ट साइकिल थेरेपी करनी है, बॉडी को रिफ्रेश करना है। बॉडी को रिफ्रेश करना बहुत जरूरी, लाइक जैसे हम गाड़ी होती है उसकी सर्विस कराते हैं हर एक टाइम के बाद, तो ऐसे ही हमारा बॉडी का जो इंजन होता है उसकी सर्विस करनी बहुत जरूरी होती है, और वो सर्विस वो नेचुरल सोर्सेज से होती है। अब मैं साइकिल पे होता हूँ, अभी मैं नेचुरली चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट पे चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने ऑर्गन्स हैं जो उनको मैं हेल्दी कर रहा हूँ, जो मैंने स्टेरॉइड्स लेके डैमेज किए हैं ना, उनको मैं हेल्दी कर रहा हूँ। जब वो हेल्दी हो जाएंगे उसके बाद ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट आएगी जो भी, उसके अकॉर्डिंग फिर दोबारा साइकिल प्लान होगा। तो ये एक अच्छी गाइडेंस में अगर आप करोगे तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपने ये देख लिया हाँ यार उसने वो वाला इंजेक्शन लगाया है तो हम भी यही ठोकते हैं, हर हर दिन यही ठोकते जाएंगे तो बॉडी बन जाएगी, नहीं, उससे बॉडी नहीं बनेगी, उससे आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अच्छी गाइडेंस में कुछ भी चीज हो, अगर आप अच्छी गाइडेंस में करोगे तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब लेने का तरीका भी है और छोड़ने का भी तरीका। हाँ, दोनों तरीके हैं। इसमें लेने का तरीका भी है कि आपको किस तरीके से लेनी है, कब कितना लेना है, वो एमजीज में डोज होती है, और लाइक अगर आप जीएच एचजीएच वगैरह यूज करोगे तो उसकी आईयूज में डोज होती है, वो बिल्कुल कम मात्रा में लेना होता है, तो उसका भी प्लान होता है, साइकिल प्लान होता है। ओके। तो ऐसे ही उसको उसके बाद का उसका प्लान होता है कि हाँ हमें ऐसे उसके बाद ये चीजें फॉलो करनी है। तो दोनों चीजें बहुत जरूरी है, और वो तभी हो पाएंगे जब आपके पास एक अच्छा कोच होगा, अच्छा आपका डॉक्टर होगा, तो वो चीज होना बहुत जरूरी है। तो भाई हमारी स्किल ये भी है कि हम हर डिस्कशन को क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको मैं इस तरीके से कहूंगा कि जैसे पुराने जमाने में या पहले के समय में या कुछ अभी भी कुछ जगह पे होगा, जैसे लोग जो है दंगल का मतलब स्थान होता था बहुत ज्यादा, और दंगल जो है वो लगते भी रहते थे टाइम टू टाइम। लोग उसमें ओपन जिम, जो आज के टाइम में हम लोग जिम जो कि इनक्लोज होती है, एयर कंडीशन होती है, पहले व्यायामशाला जिसमें लोग मुगदल से लोग यूज करके और अपनी बॉडी बनाते थे। अब क्लाइमेट चेंज का अगर मैं इसको इम्पैक्ट देखता हूँ तो क्या है कि जो लोग अब जिम के अंदर जहाँ पे हम 24 डिग्री सेल्सियस पे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाहर हैं वो 40-45 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरीके की जो प्रोसेसेस हैं जहाँ पे बॉडी अभी 24 डिग्री सेल्सियस पे वो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस कर रही है, फिर बाहर निकल रही है एकदम से 45 डिग्री सेल्सियस है, फिर गाड़ी में बैठे जिसमें फिर 24 डिग्री सेल्सियस है, फिर घर गए फिर कंडीशनड है। ऐसे जो ट्रांजिशंस हैं उसमें बॉडी का जो बिहेवियर है विद रिस्पेक्ट टू द जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है उसको कैसे बॉडी कैसे रिएक्ट करती है और क्या करना चाहिए, कोई आइडियल सजेशंस है क्या उसके लिए? तो एक सजेशन सबसे मेरा बेस्ट आप सब लोगों के लिए यही है कि जितना हो सके अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, जितना हो सके पानी की मात्रा बॉडी के अंदर जितनी होगी उतनी बॉडी हेल्दी होगी। और आपका लाइक अगर आप ओपन में वर्कआउट करते हैं वहां पे टेम्परेचर इतना हाई है कि अगर आप थोड़ा सा भी हाई इंटेंस वर्कआउट कर लेंगे, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आज ज्यादा हो रखा है तो आप अपना वर्कआउट थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे आज ही वर्कआउट अपना सारा करना है, तो लाइफ आप उसको लाइक सेकेंड डे में उसको कर सकते हैं। और रही बात जिम की, कि अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है जिम में पूरा ठंडा है और पसीने आ रहे हैं, या फिर बाहर का मौसम बिल्कुल गर्म है, तो पहले अपने आप को उसके आफ्टर वर्कआउट आप अपना रिलैक्स कर सकते हैं, कूल डाउन थोड़ा सा बैठ के, कि हाँ मैं थोड़ा पहले अपना पसीना सुखा लूं उसके बाद बाहर जाऊंगा। तो वो चीज बॉडी को कूल डाउन रखना बहुत जरूरी है किसी भी चीज में। लाइक अगर आप घर में जा रहे हैं, लाइक आप कार में जा रहे हैं, कार में आपने 16 डिग्री पे चला रखा है एसी, आपको लग रहा है कि हाँ मेरा घर 1-2-3 किलोमीटर दूर है, तो आप उसको 18-20-22 पे करके आप ऐसे उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। फिर उससे ये होगा कि आप एकदम कार से बाहर निकलोगे तो आपको बिल्कुल गर्मी, बिल्कुल इतना नहीं लगेगा कि बिल्कुल गर्मी लग रही है। अगर आप 16 डिग्री से डायरेक्ट 50 डिग्री पे निकलोगे तो आपको एकदम हीट वेव जो होती है उसका फील होगा,
कि इतना बॉडी टेम्परेचर एकदम आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हो गया, इतना गरम-गरम पूरा पसीने-पसीने आना। तो यही अगर आप ड्राइव कर रहे हो, उसका टेम्परेचर नॉर्मल रखें। लाइक अगर आप जैसे मैंने बताया कि आप घर पहुँचने वाले हैं या फिर ऑफ़िस पहुँचने वाले हैं, तो एसी का जो टेम्परेचर है उसको 20 से 22 या फिर 22 से 28 डिग्री पे इतना रखें ताकि आप बाहर जाएँ तो आपकी बॉडी को सफ़र ना करना पड़े उस चीज़ में, कि उसको प्रॉब्लम ना हो, वीकनेस ना हो या फिर लाइक उसको कोई भी किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट ना हो उस चीज़ से, तो वो चीज़ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। क्या है ना कि जैसे अर्बन लोकेशंस में जिम का कल्चर है, हुँ, क्योंकि आपके पास में ओपन वैसे भी एरियाज बहुत कम है। ओपन जिम का कॉन्सेप्ट आया है, जो पार्क्स हम लोग देखते हैं सोसाइटीज़ के आसपास, उसमें ओपन जिम के हिसाब से भी कुछ-कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। हुँ, और लेकिन जब हम लोग सेकंड टियर सिटीज़ या विलेजेस में देखते हैं तो वहाँ की जो बिल्ट रिक्वायरमेंट है वो अलग तरीके की रहती है, वहाँ ओपन एरियाज़ ज़्यादा हैं, हुँ, दंगल और इन सब के कॉन्सेप्ट थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन जब हम लोग एजुकेशन पर्सपेक्टिव्स देखते हैं कि क्योंकि स्कूल के एजुकेशन हर जगह है, तो हुँ, ये जो पार्ट है अगर हम लोग एजुकेशन में इंटीग्रेट करना शुरू करें, जैसे हमारे फिज़िकल ट्रेनिंग का हुँ, कॉन्सेप्ट है। आप हर एक लेवल पे, क्लास लेवल पे आपका पीटी क्लासेस चलती हैं। पीटी क्लासेस में वो स्पोर्ट्स कराते हैं या कुछ कराते हैं, लोग बंक करते हैं या कुछ करते हैं, बट हुँ, दैट हुँ, इज़ हुँ, अ डिफरेंट केस। बट इन जनरल पीटी वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करें? क्योंकि हर जगह पे ये करिकुलम का हिस्सा तो है ही है। हुँ, अगर वो बच्चों के लेवल पे शुरू हो जाएगा तो शायद इस चीज़ को और ऊपर लेवल पे स्केल कर सकते हैं। क्योंकि फिज़िकल फिटनेस नीड ऑफ द आवर तो बनती जा रही है। लोगों का जो वर्क स्टाइल है अर्बन सेंटर्स में जैसे दिल्ली में, आप देखिए लोग यहाँ पे मतलब उनके जो वर्किंग टाइम है वो 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक हुँ, भी हुँ, होता है। उनके लिए फिज़िकल फिटनेस के लिए टाइम ही नहीं है। हुँ, तो अगर उसका जो कल्चर बच्चों में इनकलकेट हो गया सही समय पे कि नहीं, ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि उनको मेंटल और फिज़िकल फिटनेस के लिए उसको हेल्प करेगी। तो वो वाला पार्ट को कैसे इंटीग्रेट करें? कहाँ पे आकर के इस चीज़ को लेकर के हम लोग सजेस्ट करें? ऐसा नहीं कि जो लोग इस चीज़ की पॉलिसी बनाते हैं, उन लोग को पता नहीं है। बट इन जनरल कुछ स्टेट्स इसके लिए बहुत एक्टिव हैं, कुछ स्टेट्स एक्टिव नहीं हैं। तो आपका उसमें कुछ पर्सपेक्टिव है कि कैसे इस चीज़ को मतलब और इम्प्रूव कैसे किया जाए? इम्प्रूव यही है कि आप अपना मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर सकते हैं। हुँ, लाइक आपका अगर 12 घंटे की शिफ्ट है, मान लो अगर आपकी 10 से 10 की शिफ्ट है, तो आपको थोड़ा-सा जल्दी उठ के अर्ली मॉर्निंग उठ के आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, हुँ, जॉगिंग कर सकते हैं हुँ, हुँ, या फिर आप लेट नाइट खाना खाने के बाद हुँ, भूख लगती है, रात को 12 घंटे काम करने के बाद भूख लगी ऑफ़िशियली ऑब्वियसली, तो उसके बाद आप नाइट नाइट वॉक कर सकते हैं। हुँ। तो ये कुछ ना अपने कुछ आप मतलब डेडिकेटेड टाइम निकालना ही हाँ, होगा। कुछ ना कुछ वो मतलब टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, हुँ, अदरवाइज़ आप फ़िटनेस एक्टिविटी कोई नहीं करोगे तो बॉडी में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। हुँ, फैट स्टोर होगा, फिर लाइक थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी अगर ज़्यादा फैट होगा हुँ, या फिर आपको एकदम हम किसी चीज़ में डाल देंगे। मान लो आप 10 साल से 12 से घंटे की जॉब कर रहे हैं, एकदम आपने जिम जॉइन कर लिया, हुँ, आपको 5 मिनट के बाद आपको वॉमिट फ़ील हो रही है, वीकनेस फ़ील हो रही है। तो अगर आप ये एक्टिविटीज़ अपने रूटीन में ऐड रखेंगे हुँ, मॉर्निंग वॉक या फिर नाइट वॉक में, तो वो उतना उसके बाद अगर आप जिम भी जॉइन करते हैं या फिर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जॉइन करते हैं लाइक आप बैडमिंटन स्टार्ट कर सकते हैं। हुँ, वो सबसे बेस्ट है अपने आप वो उसमें आपकी अच्छी कैलोरीज़ भी बर्न होती हैं हुँ, और उसमें ओवरऑल बॉडी मूव होती है, बैडमिंटन में। तो वो ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटे करना है, 1 घंटे करना है, वो 10 से 15 मिनट इनफ है। तो वो क्या फुल डे आपकी बॉडी को रिफ्रेश रखेगा, चार्ज अप रखेगा अच्छे फिटनेस के लिए। हुँ, तो ये आप अपने ऐड कर सकते हैं अपने शेड्यूल में हुँ, कि मॉर्निंग वॉक हो गया, आपका थोड़ा-सा टाइम निकाल के बैडमिंटन खेल लिया आपने लाइक नाइट वॉक हो गया। तो ये चीज़ें अगर आप ऐड ऑन रखोगे अपने शेड्यूल में तो वो आपको आगे चल के हेल्प करेगी। हुँ, अदरवाइज़ अगर आप ये चीज़ ऐड नहीं करते हैं, तो स्किन डल होने लगती है, ऐज से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है, तो उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो शायद वो आपको ना करना पड़े। हुँ, अगर आप अच्छी आपके पास मसल्स होंगी या फिर अच्छे आप फिट दिखोगे, लीन होगे, तो आपकी ऐज भी कम दिखेगी। हुँ, तो ये कॉम्प्लीमेंट है ये तो, हुँ, कि आप अच्छे यंग दिख रहे हो
वो तभी दिखोगे जब आप अपने लाइफ़स्टाइल में ये चीज़ें ऐड करोगे। बहुत अच्छा है। एक बहुत ही सराहनीय कन्वर्सेशन रहा है, वार्तालाप रहा है हमारा। बहुत सारी चीज़ें जो हमें लगता है कि इन जनरल शायद बहुत सारे लोगों को जानना चाहिए, वो हाँ, हम सब हाँ। लोगों ने डिस्कशन किया। और बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। मेरे और ध्रुव की तरफ से हम बिल्कुल आभारी हैं आपके। थैंक यू सो मच।